हेलो गाइस एंड वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में आपको बताऊं कि जो मानवीय संसाधन होते हैं उनका हम प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और मानवीय संसाधन होते कौन कौन से हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम इन सारे टॉपिक के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। तो जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। ठीक है, इसके पहले जो भी मैंने वीडियो डाले हैं तो आप लोग उन वीडियो को पहले देखें ताकि आपको सीक्वेंस वाइज ज़्यादा समझ में आएगा। तो आप सभी लोग पहले प्लेलिस्ट में जाकर कि वो पिछली क्लासेस ज़रूर देखें। ठीक है, या तो फिर मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से भी जाकर के सारे वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले है कि किसी विद्यालय का सफल संचालन एवं निर्धारित लक्ष्यों की सापेक्ष गुणवत्ता सुनिश्चित करना भौतिक, मानवीय एवं वित्तीय संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता के साथ उनके सही प्रबंधन एवं प्रशासन पर निर्भर करता है। देखिए, जैसे आपके जो संसाधन होते हैं वो तीन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? भौतिक, मानवीय और वित्तीय। ठीक है, तो आज जो मैं आपको बता रही हूँ मानवीय संसाधनों के बारे में बता रही, तो मानवीय संसाधन में कौन कौन से आएंगे उनके बारे में जानेंगे। तो किसी भी कहा गया है कि किसी भी विद्यालय का अच्छा संचालन तभी हो सकता है जब भौतिक, मानवीय और वित्तीय संसाधनों की क्या हो, उपलब्धता अच्छी हो और उनका जो प्रबंधन और प्रशासन हो क्या हो, वो अच्छा हो। ठीक है, यदि प्रशासन, ये सारी चीज़ें किस पर निर्भर करती हैं? एक अच्छे प्रशासन पर। मानवीय संसाधनों के प्रबंध से तात्पर्य उस उचित एवं योग्यता अनुसार कार्य वितरण से होता है जिसको एक व्यक्ति की क्षमता के परीक्षण के बाद प्रदान किया जाता है, क्योंकि प्रत्येक मानव संसाधन की कार्य क्षमता भिन्न भिन्न होती है। अतः व्यवस्थित मानव संसाधन में प्रत्येक व्यक्ति को उसकी कार्य क्षमता के अनुसार कार्य का वितरण करना ही मानवीय संसाधन का प्रबंधन कहलाता है। यानी कि हर एक जो व्यक्ति है उसकी योग्यता अलग है, उसकी कार्य क्षमता किस पर डिपेंड करती है? उसकी योग्यता पर। तो उसकी योग्यता के अनुसार इसको क्या दिया जाता है? कार्य प्रदान किया जाता है कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, क्योंकि हर एक व्यक्ति की क्या होती है? कार्य क्षमता अलग अलग होती है। तो जो वो व्यक्ति अपने ढंग से उस कार्य को व्यवस्थित माध्यम से करता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहलाते हैं? मानवीय संसाधन या मानवीय संसाधन का प्रबंधन। ठीक है, अब देख लेते हैं मानवीय संसाधन के प्रबंधन की जो विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। पहला पॉइंट है, मानवीय संसाधन के प्रबंधन से कार्य का योग्यतानुसार विभाजन संभव हो पाता है। यदि हम मानवीय संसाधनों का प्रबंधन कर देते हैं तो हमारा जो कार्य है वो हर एक व्यक्ति की उसकी योग्यता के अनुसार उसको हम दे देते हैं, तो वो कार्य क्या हो जाता है? हमारा बट जाता है। अगला पॉइंट है, मानवीय संसाधन के प्रबंधन द्वारा प्रत्येक व्यक्ति की कार्य क्षमता का बोध होता है। ठीक है, यानी कि ये व्यक्ति किस कार्य में अच्छा निपुण है, किस कार्य को अच्छी तरह से कर सकता है, इस चीज़ की उस क्षमता का भी हमें क्या हो जाता है? ज्ञान हो जाता है या बोध हो जाता है। अगला पॉइंट है, मानवीय संसाधन के प्रबंधन के द्वारा ही शिक्षा, विद्यालय तथा समाज की आकांक्षाओं की पूर्ति करने में संभव हो पाती है। यदि मानवीय जो हमारे संसाधन है इनका हम सही तरीके से प्रबंधन कर लें तो हमारी जो शिक्षा है वो विद्यालय और समाज की क्या हो जाती है? जितनी भी आकांक्षाएं हैं, जितनी भी इच्छाएं हैं, उनकी जो जो उनकी उनकी जो आकांक्षाओं की पूर्ति करना क्या हो जाती है? काफ़ी हद तक क्या हो जाती है? पॉसिबिलिटी हो जाती है, उनकी संभावना हो जाती है। अगला पॉइंट है, मानवीय संसाधनों का प्रबंधन एक उत्तम शिक्षा व्यवस्था के लिए अति आवश्यक है। यदि शिक्षा व्यवस्था आपको अच्छी करनी है तो एक मानवीय संसाधनों का मैनेजमेंट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगला पॉइंट है, मानवीय संसाधन के प्रबंधन से मानवीय संसाधन का सही दिशा में उपयोग किया जा सकता है। बिल्कुल, जब मानवीय आपके जो भी मानवीय संसाधन है उनका हम सही तरह से मैनेजमेंट कर लें तो इससे क्या होगा? जो मानवीय संसाधन है उनको एक अच्छी डायरेक्शन मिल जाएगी और उनका यूज हम एक अच्छी जगह पे कर सकते हैं। कहाँ पे हम ज़्यादा कर सकते हैं, कहाँ पे कितना कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों का भी हमें ज्ञान हो जाता है। अब देख लेते हैं कि जो विद्यालय में मानवीय संसाधन होते कौन कौन से हैं। मैंने आपको बताया कि मानवीय संसाधन क्या, इनकी विशेषताएं क्या है। अब होते कौन कौन से हैं मानवीय संसाधन? तो पहला पॉइंट है प्रधानाध्यापक। जो प्रिंसिपल होता है या प्रधानाध्यापक होता है वो हमारा किसके अंतर्गत आता है? मानवीय संसाधन के अंतर्गत। दूसरा है अध्यापक, अध्यापक भी आपका मानवीय संसाधन के अंतर्गत आता है। तीसरा है छात्र, यानी कि शिक्षार्थी जो भी आपके होते हैं या बच्चे, शिक्षार्थी आप कह सकते हैं। अगला है समुदाय। समुदाय में कौन कौन सी समितियां आती हैं? जैसे कि ग्राम शिक्षा समिति हो गई, शिक्षक अभिभावक संघ समिति हो गई और छात्र शिक्षक जो संघ होते हैं। ये आपके अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि जो मानवीय संसाधन के अंग कौन कौन से हैं या मानवीय संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको बताना है प्रधानाध्यापक, शिक्षक, छात्र और समुदाय।
ठीक है। समुदाय में पूछ लेता है ग्राम शिक्षा समिति किसके अंतर्गत आती है, तो समुदाय में शिक्षक अभिभावक संघ किसके अंतर्गत आता है, तो समुदाय के अंतर्गत, और छात्र शिक्षक संघ भी किसके अंतर्गत आता है, समुदाय के अंतर्गत। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं प्रधानाध्यापक। जो मैंने आपको बताया कि मानवीय संसाधन के अंतर्गत जो फर्स्ट है वो प्रधानाध्यापक, दूसरा शिक्षक, तीसरा छात्र, चौथा समुदाय। तो एक एक करके इनको देख लेते हैं। पहला प्रधानाध्यापक। विद्यालय शैक्षिक प्रक्रिया की एक आधारभूत इकाई है और प्रधानाध्यापक उसका क्या होता है, केंद्र बिंदु। विद्यालय जो शिक्षा प्रक्रिया की क्या होती है, मेन यूनिट होती है, और उस विद्यालय में जो मेन केंद्र बिंदु होता है वो कौन होता है, प्रधानाध्यापक। विद्यालय की समस्त क्रियाएं और विद्यालय का समस्त जीवन उसी पर मुख्य रूप से आधारित होता है, किस पर, प्रधानाध्यापक पर। विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था में प्रधानाध्यापक का व्यक्तित्व एक अच्छे प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होता है। बिल्कुल, यदि प्रबंधक आपका अच्छा है, प्रधानाध्यापक आपका अच्छा है, तो जो भी मैनेजमेंट करना है, जो भी प्रबंधन करना है, एक अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं, और शिक्षा व्यवस्था हमारी सुचारू रूप से और अच्छे ढंग से क्या चल सकती है। प्रधानाध्यापक के मार्गदर्शन में ही विद्यालय की समस्त शैक्षिक तथा प्रशासनिक प्रक्रिया संपन्न होती है, क्योंकि मेन जो केंद्र बिंदु है वो प्रधानाध्यापक होता है। तो जितनी भी इस विद्यालय में जितनी भी क्रियाएं होती हैं, चाहे वो शैक्षिक हो चाहे प्रशासनिक हो, वो सभी किसके अंतर्गत होती हैं, प्रधानाध्यापक के मार्गदर्शन से ही संपन्न की जाती हैं। प्रधानाध्यापक अपनी संतुलित और अनुभवी दृष्टि, व्यक्तित्व की विशिष्टता एवं अपनी योग्यता और कर्मठता से क्या करता है, अपने स्कूल के शिक्षकों का क्या करता है, नेतृत्व कर विद्यालय को निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचाने में सफल होता है। प्रधानाध्यापक एक तरह से क्या होता है, सौर मंडल की एक ऐसी अद्भुत शक्ति के समान है जिसके चारों ओर समस्त समस्त अध्यापक ग्रहों की भांति कार्य करते हुए अपने कार्य को पूरा करते हैं। यानी कि बताया गया कि जैसे सौर मंडल होते हैं और सौर मंडल में ग्रह होते हैं, क्षुद्र ग्रह होते हैं, उल्का पिंड होते हैं, इसी प्रकार विद्यालय में जो एक सौर मंडल के तरीके कौन होता है, प्रधानाध्यापक होता है। और जितने भी शिक्षक या अध्यापक गण होते हैं वो किसकी भांति होते हैं, ग्रहों की भांति कार्य करते हैं। अच्छे विद्यालय प्रबंधन की दृष्टि से प्रधानाध्यापक में जो निम्नलिखित गुणों का क्या किया गया, होना आवश्यक है। इसमें बताया गया कि जो प्रधानाध्यापक है क्या होता है, विद्यालय का केंद्र बिंदु होता है, इसी के अंतर्गत सारी क्रियाएं संपन्न कराई जाती हैं। यदि विद्यालय का प्रबंधक अच्छा है तो सभी क्या हो जाते हैं, सभी काम उसकी देख रेख में करवाए जाते हैं। जितने भी कोई मैनेजमेंट करना है कि कोई भी प्रोग्राम करवाना, कोई फंक्शन करवाना है, तो सारे, यदि आपका जो प्रधानाध्यापक है वो अच्छा है तो आपकी सारी क्रिया क्या होती है, अच्छी तरीके से संपन्न की जाती हैं। जिस प्रकार सौर मंडल में एक सौर मंडल होता है, उसके जो सभी ग्रह, उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह, ये सभी होते हैं, उसी प्रकार बताया कि जो प्रधानाध्यापक होता है विद्यालय की एक तरह से क्या होता है, सौर मंडल होता है, और जितने भी अध्यापक होते हैं वो सभी क्या होते हैं, एक ग्रह की भांति कार्य करते हैं। तो अब देख लेते हैं इसके गुण कौन कौन से होने चाहिए। पहला है, प्रधानाध्यापक की बहुआयामी भूमिका होनी चाहिए। ये नहीं कि एक ही फील्ड में अच्छा, उसकी चारों तरफ क्या होनी चाहिए, सभी जगह उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, चाहे किसी भी फील्ड में हो। अगला, सुगमकर्ता के रूप में होना चाहिए। सुगमकर्ता का मतलब ये होता है कि मतलब एक मीडिएटर के रूप में होना चाहिए, मतलब बीच की मतलब स्थिति को निकाल लेना, मतलब एक सुविधा के रूप में, सुविधादाता के रूप में प्रधानाध्यापक का होना चाहिए। अगला पॉइंट है, कुशल प्रेरणादायक होना चाहिए कि प्रेरणा अच्छी दे सके, ऐसा प्रधानाध्यापक होना चाहिए। अगला है, नेतृत्व की क्षमता भी प्रधानाध्यापक के अंदर होनी चाहिए। अगला पॉइंट है, मानवीय संबंध स्थापित करने की क्षमता किसमें होनी चाहिए, प्रधानाध्यापक में। ये सभी उसके गुण हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है, कुशल प्रशासक भी होना चाहिए और समय का प्रबंधक भी होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, तो टाइम का भी होना चाहिए पक्का, और एक प्रशासक के रूप में, एक अच्छा प्रशासक के रूप में भी प्रधान अध्यापक में क्या होना चाहिए, वो गुण होना चाहिए। अब देख लेते हैं जो शिक्षक है, जो आपका मानवीय संसाधन के अंतर्गत मैंने बताया था, दूसरा कौन सा था, शिक्षक। ठीक, तो पहला प्रधानाध्यापक हो गया। अब देख लेते हैं शिक्षक के बारे में। तो विद्यालय के मानवीय संसाधनों में शिक्षक महत्वपूर्ण मानवीय संसाधन है। बिल्कुल, मानवीय संसाधनों में प्रधानाध्यापक हो गया और क्या हो गया, शिक्षक, छात्र और समुदाय, ये आपके सभी मानवीय संसाधन होते हैं। तो उसमें बताया कि जो विद्यालय में जो शिक्षक है क्या होती है, इसकी मानवीय संसाधन में एक बहुत बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विद्यालय की छवि सुधारने में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। शिक्षक शब्द शिक्ष धातु से बना, ये अक्सर पूछ लिया जाता है किस धातु से बना, शिक्ष धातु से बना, जिसका अर्थ क्या होता है, सीखना और सिखाना। एक शिक्षक स्वयं भी सीखता रहता है और छात्रों को भी सिखाता रहता है। शिक्षक को एक दार्शनिक की भी संज्ञा दी जाती है, जिस शिक्षक को प्रबंधक भी माना जाता है। एक शिक्षक का उत्तरदायित्व व कर्तव्य है कि उसे अध्ययनशील तथा तत्कालीन समय का बोध होना चाहिए, तभी वह छात्रों की आवश्यकताओं की क्या कर सकता है, पूर्ति कर सकता है। कक्षा शिक्षण की भूमिका का निर्वाह समुचित ढंग से करता है। एक शिक्षक को
शिक्षण का भी सही ढंग से बोध होना चाहिए। ये नहीं कि शिक्षण विधि आपको आती नहीं है और आप शिक्षक बने घूम रहे हैं। तो बोला गया कि शिक्षक को क्या शिक्षण मतलब टीचिंग का क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, उसका सही ज्ञान होना चाहिए। अब देखते हैं कि शिक्षक के गुण कौन कौन से होने चाहिए। एक सफल अध्यापक छात्र प्रेमी होता है, यानी कि शिक्षक क्या होता है, छात्र प्रेमी होता है तथा वह विद्यार्थियों के विकास में रुचि लेकर उनकी कठिनाइयों को हल करने में तत्पर रहता है। यानी कि छात्र शिक्षक जो होता है छात्रों का क्या होता है, प्रेमी होता है, उनके बारे में अच्छा सोचता है, उनकी कठिनाइयों को दूर करता है, इसीलिए उसको क्या बताया गया, छात्र प्रेमी बताया गया है। अध्यापक का व्यक्तित्व प्रभावशाली का होना चाहिए, अर्थात वह अपने संपर्क में आने वाले छात्रों एवं अन्य व्यक्तियों का आदर एवं स्नेह प्राप्त करने में क्या हो, सक्षम हो। प्रभावशाली होना चाहिए मतलब कैसा होना चाहिए, शिक्षा का जो भी पर्सनालिटी है, उसका जो भी व्यक्तित्व है वो एक इफेक्टिव होना चाहिए, ताकि वो जिन लोगों के संपर्क में आए उनको क्या कर सके, आदर कर सके, भाव अच्छे से बातचीत कर सके, ताकि शिक्षक का जो प्रभाव है अदर व्यक्तियों पर पड़े और छात्र पर भी पड़े। अगला है अध्यापक शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए एवं चरित्रवान होना चाहिए। ठीक है, जब स्वस्थ होगा तो टीचिंग जो प्रोसेस है वो भी अच्छी होगी, नई शिक्षण प्रक्रिया जो होगी वो भी अच्छी होगी, और क्या होगा, छात्रों पर अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। और चरित्रवान भी होना चाहिए, चरित्रहीन नहीं होना चाहिए शिक्षक को। अगला है अध्यापक का समाज के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण होना चाहिए। समाज के कार्यक्रम में अध्यापक को समुचित सहयोग भी करना चाहिए। अध्यापक को कैसा होना चाहिए, समाज के प्रति एक अच्छा उसका नज़रिया जो एक अच्छा होना चाहिए, और जो भी सामाजिक जो भी क्रियाएं होती है उसमें अपना सहयोग प्रदान करना चाहिए। कक्षा में शिक्षक की भूमिकाएं कौन कौन सी होनी चाहिए वो देख लेते हैं। शिक्षक एक क्या होता है, प्रबंधक तथा प्रशासक के रूप में कार्य करता है। दूसरा, शिक्षक एक विषय विशेषज्ञ भी होना चाहिए। जो एक विषय विशेषज्ञ होगा तभी अपने विषय को क्या होगा, एक अच्छे तरीके से एक एक अच्छी जो विधियाँ होती हैं, टीचिंग मेथड होते हैं, उनका यूज करके क्या कर सकता है, छात्रों को उस जो विषय से संबंधित जितनी भी कठिनाइयाँ होंगी उनको दूर करके उनको उसको क्या होगा, उस विषय से संबंधित जो भी जानकारियाँ होगा अच्छे तरीके से उसकी शिक्षक क्या करेगा, छात्र को प्रदान करेगा। इसलिए बताया गया कि शिक्षक को विषय क्या होना चाहिए, विशेषज्ञ होना चाहिए। अगला, शिक्षक एक क्या होता है, निर्देशक के रूप में भी होता है। छात्रों का हितैषी मित्र जैसा आचरण होना चाहिए शिक्षक के अंदर। छात्रों का हितैषी मतलब छात्रों के हित के बारे में सोचे, अपना हित नहीं सोचना चाहिए कि मैं नॉर्मल ऐसे पढ़ा दूँ, बस मेरा टाइम बच जाए मैं रेस्ट कर लूँ, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। छात्रों को जो भी जो टाइम मिला, एक पीरियड मिला है, 45 मिनट समथिंग मिलता है, तो आप उनके बारे में सोच करके उनको सारा कंटेंट उनको प्रोवाइड करें। छात्रों के लिए एक आदर्श के रूप में शिक्षक का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। छात्रों को नेतृत्व प्रदान करना चाहिए, किसको, शिक्षक को। शिक्षक क्या करना चाहिए, छात्रों को जो भी नेतृत्व है वो प्रदान करना चाहिए। अगला, शिक्षक एक कुशल शोधकर्ता के रूप में भी होना चाहिए। ये सभी शिक्षक की क्या भूमिकाएं होनी चाहिए शिक्षक के। ठीक है, तो मैंने आज बताया आपको कि जो मानवीय संसाधन होते हैं कौन कौन से होते हैं, 4 बताए मैंने। आज मैंने इस पार्ट में आपको मैं 2 ही बता पाई हूँ। अगले पार्ट में मैं आपके दोनों टॉपिक कवर कर दूंगी, जो आपका छात्र और समुदाय बचा हुआ है। ठीक है, उसके अंतर्गत जो भी बचा है, ग्राम शिक्षा समिति, शिक्षक अभिभावक संघ, छात्र शिक्षक संघ, नेक्स्ट वीडियो पार्ट में आपको मैं कवर कर दूंगी। तो आई होप आपको समझ में आया हो कि प्रधानाध्यापक क्या होता है और शिक्षक, ये दोनों क्या हैं, आपके मानवीय संसाधन। तीसरा और चौथा मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में कवर करूंगी। आई होप आपको समझ में आया हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।